आप सभी लोगों का स्वागत है डीजे सर के इस चैनल पर और मैं हूं शशि। आज हम लोग क्या है नागरिक शास्त्र के अति लघु प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो कि क्या है 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ध्यान रखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं वो कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रश्न नंबर 120 और 21। और आज हम लोग क्या है 121वें प्रश्न से क्या है शुरुआत करेंगे। पिछले जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो जानते ही होंगे। देखिए, नए वाले विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि जो है क्या है पार्ट वाइज आपके लिए बनाया जा रहा है। 200 क्या है जो महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न उत्तर, अंग्रेजी में कहे तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके लिए जो बनाए गए हैं। ये आपके नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के सभी महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, कहा जाए महत्वपूर्ण क्या, सभी चैप्टरों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको जो है शामिल किया गया है। और जो आपका 2025 में आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे नागरिक शास्त्र का या सिविक्स का हैं, उनके लिए क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद पिछले जो है क्या है कई सारे इसके पार्ट बनाए जा चुके हैं, तो उन जो है पार्टों को भी क्या है आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर नए हो चाहे पुराने, अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करिएगा और तब जो है क्या है आप शेयर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 121 से जो है नागरिक शास्त्र के अति लघु प्रश्न उत्तर को शुरुआत करते हैं, जो कि क्या है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 121 से हम लोग का, इंदिरा गांधी ने आपातकाल को कैसे उचित ठहराया। ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा गांधी ने क्या है आपातकाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है भारत के राजनीति काल में, तो आपातकाल लगाया था, तो उन्होंने आपातकाल को कैसे उचित ठहराया। जैसे कोई भी लगाता है तो उसका कारण देता है, तो उन्होंने जो है आपातकाल को क्या कहकर उचित ठहराया कि क्या है कि आंतरिक और बाहरी खतरों के आधार पर क्या है हमने जो है आपातकाल लगाया है। ये उन्होंने क्या है तर्क दिया कि जो आंतरिक और क्या है बाहरी खतरे हैं, इसलिए क्या है हम लोगों ने आपातकाल लगाया हमारी सरकार द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 122 है, आपातकाल का सबसे बड़ा विरोध किस राज्य में हुआ। जो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, उसका जो सबसे बड़ा विरोध सबसे भारी स्तर पर वो किस राज्य में हुआ, तो बिहार में। ध्यान रखिएगा, बिहार में हुआ था सबसे बड़ा विरोध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 123 है, आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि संविधान में कहीं न कहीं संशोधन है, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन क्या है आपातकाल के दौरान ये जो है हुआ था। प्रश्न नंबर 124 है, आपातकाल के बाद क्या है इंदिरा गांधी का क्या हुआ। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी का क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी का क्या हुआ। 1977 में क्या है हार का सामना करना पड़ा। 1977 में देखिए जब आपातकाल लगा था तो इससे बहुत सारे जो है कहीं न कहीं मतलब दुष्परिणाम देखने को मिले थे। जो जनता थी असंतुष्ट हो गई थी, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों को दबाव भी दिया गया था, जैसे जो आपका पत्रकारिता हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या हुआ, लोग जो है कहीं न कहीं असंतुष्ट हो गए। तो आगामी जो चुनाव हुए उसमें क्या है इंदिरा गांधी कहें इनको और जो इनकी पार्टी थी कांग्रेस, उसका क्या हुआ 1977 में हार का सामना करना पड़ा। किसके हाथों, जो जनता पार्टी थी। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 125 है, लोकतांत्रिक प्रणाली जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या है आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा है। लोकतांत्रिक प्रणाली ये कहीं न कहीं अपने ही जो है देश से पूछा जा रहा है, आपके चैप्टर से ही प्रश्न है कि क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र की जब प्रणाली में आपातकाल लगाया गया था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए क्या है, राजनीतिक चेतना बढ़ी। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक जो है चेतना बढ़ गई। इसके और भी बहुत सारे जो है परिणाम थे, लेकिन यहाँ पर प्रभाव पूछा जा रहा है, तो प्रभाव क्या पड़ा कि जो राजनीतिक चेतना थी वो क्या है कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं बड़ी जो सोचने की थी। अब जो है नेता कहीं ना कहीं सतर्क हो गए इसके प्रति कि कैसे इसको लगाना है, कैसे क्या करना है, बहुत ही, क्योंकि इसके जो है बहुत ही तमाम तरीके के परिणाम देखने को जो है मिले थे, चाहे वो पार्टी हो चाहे आम जन हो, सभी को मतलब सभी लोगों ने देखा था कि क्या कैसे हुआ। तो एक तरह से जो राजनीतिक थे कहीं ना कहीं जो नेता के तौर पर या कहीं कि पॉलिटिक्स के तौर पर जो सोचने वाले व्यक्ति थे या लोग थे, उन लोगों का राजनीतिक के प्रति जो चेतना थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई इसके प्रति कि अब जो है कहीं ना कहीं ऐसा कोई आपातकाल ना लगा, या इसके प्रति और भी गहन लोगों का सोच हो गया।
चलिए जो है प्रश्न नंबर 126 है, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन कब शुरू हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं देखिए ये जो है आज के समय भी बहुत ही ज़्यादा उभर रहा है, तो ये प्रश्न ज़रूर ही पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन कब शुरू हुआ। खालिस्तान का मुद्दा इस समय देख ही रहे हैं और ही गहराता ही जा रहा है। तो क्या है, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन कब शुरू हुआ। 1980 के दशक में। ध्यान रखिएगा ये कब शुरू हुआ, पंजाब में जो है खालिस्तान आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं और अभी तक यहाँ पर आप आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उन लोगों से कहीं ना कहीं अलग निकले जो कि क्या है पहले ही स्किप करके वीडियो को या तो बीच में ही छोड़कर चले गए या उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे हैं तो यहाँ तक आए हैं, देखते हुए आपका सब्र काफ़ी अच्छा खासा दिखता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के जो है लिए आपके बहुत सारे जो है ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अच्छी तरह से तैयारी करिएगा और ध्यान रखिएगा वीडियो पसंद आए तभी इसे लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। प्रश्न नंबर 127 जो हम लोग का क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा सुनाया। जो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने क्या है किस राज्य के लिए क्या है विशेष राज्य का दर्जा सुझाया, बिहार। ध्यान रखिएगा इसका मुद्दा कहीं ना कहीं अभी जो है क्या है राजनीति में उठा था भी था 2024 में। अगर आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो क्या है बिहार के जो थे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जो मेन थे उन्होंने क्या है बिहार के लिए विशेष राज्य का जो है दर्जा एक बार फिर से जो मांग की थी। तो ये क्या है उस समय भी क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के लिए क्या है विशेष राज्य का दर्जा जो है सुझाया था। प्रश्न नंबर 128 की तरफ देखते हैं, तमिलनाडु में भाषा आंदोलन क्यों हुआ। तमिलनाडु जो है उसमें भाषा आंदोलन क्यों हुआ। देखिए भाषा वाला तो आप लोग जानते हैं कि भारत क्या है बहुत सारे जो है क्या है भाषाओं वाला कहीं ना कहीं राज्य है। यहाँ पर राज्यों की तो बात छोड़िए, अगर आप अपने जगह पर रह रहे हैं थोड़ी दूर पर ही जाएंगे तो थोड़ी दूर पर ही क्या है आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप मान लें वाराणसी में हैं तो आप बिहार की तरफ थोड़ा चल जाए तो उधर भोजपुरी वगैरह, वाराणसी से और थोड़ा जाइए तो अलग अलग बलियाँ हो गए, तमाम तरह के लोग, गाजीपुर, जगह जगह लोग क्या है बदलते रहते हैं। कहीं भी हो गया, अगर आप प्रतापगढ़ में रह रहे हैं तो वहाँ से भी लखनऊ आएंगे या इधर जाएंगे, आगे जाएंगे एनसीआर में चले जाएंगे तो अलग अलग लोगों का भाषा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज रहता है और ऐसे ही बदलता रहता है। तो भाषा जो है क्या है भाषा के आधार पर भारत में बहुत सारे राज्य हैं। तो उसी में हुआ क्या कि तमिलनाडु में भाषा आंदोलन हुआ था। वो क्यों हुआ था, देखिए हिंदी को क्या है राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरोध में। हिंदी को क्या है देखिए भले ही अगर देखा जाए तो मतलब लोग शुद्ध हिंदी ना बोले लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी जो है मिलता जुलता लोग बोलते हैं। देखा जाए जैसे भोजपुरी लोग बोलते हैं तो वो शुद्ध हिंदी नहीं है, भोजपुरी है। लेकिन उसी में क्या हुआ कि हिंदी जो थी उसको क्या है राष्ट्रीय भाषा बनाना जो है क्या हुआ था बनाने की मांग हुई थी। तो उसके लिए क्या हुआ तमिलनाडु में जो है भाषा आंदोलन हुआ कि जो आप हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा बना रहे हैं हम उसका विरोध करेंगे। तो इन्होंने क्या है हिंदी जो बना था उसका जो है विरोध किया, किसके लिए, राष्ट्रीय भाषा के लिए। इसीलिए तमिलनाडु में आंदोलन हुआ था, भाषा आंदोलन। क्योंकि क्या है तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं ना कि टोटली हिंदी, वहाँ पर हिंदी बहुत ही गिनो चिनो या तो एकदम कह लें नहीं कि ना कर सकते हैं क्योंकि आज के समय जो है एजुकेटेड लोग भी हैं तो कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए 99.9 या 99% कह लें क्या है तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा बोला जाता है। तो इसीलिए क्या है तमिल में जो है भाषा आंदोलन हुआ जब हिंदी को क्या है राष्ट्रीय भाषा जो है बनाने की जो है मांग उठी। प्रश्न नंबर 129 को देखते हैं, आसाम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आसाम का ले या आसाम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बांग्लादेशी प्रवासियों को हटाना। जो बांग्लादेश के लोग थे वो क्या थे वहाँ पर आ रहे थे, उनके जो प्रवासी थे आ रहे थे कहीं ना कहीं, तो उनका क्या था इसलिए असम के जो लोग थे उनके द्वारा आंदोलन किया गया कि क्या है जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको क्या है यहाँ से हटाया जाए। ये क्या है आसाम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो आज के समय हालात सभी लोग जानते हैं। और रही बात इनके जो है शरणार्थी, तो ये भी अभी भी है जो रोहिंग्या और भी कुछ विशेष शरणार्थी हैं जो कि पॉलिटिक्स में बहुत तमाम तरीके के जो है लोग अपने अपने जो है धारणा देते रहते हैं कि ये सरकार जिम्मेदार है वे वो, अगर सही से ना पढ़ा जाए तो हमें भी सही नॉलेज नहीं मिलेगी। तो उसी समय क्या है ऐसे भी है कि आसाम में भी आंदोलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य था बांग्लादेशी प्रवासियों को हटाना। जैसे आज के समय बात होता है जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं या एक और कुछ करके हैं, मेन तौर पर बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उनको रोहिंग्या बोला जाता है, एक और कुछ है कमेंट करके आप लोग बताइएगा।
रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 130 को देखते हैं। मिजोरम जो है समझौता कब हुआ? मिजोरम भी आप जान ही रहे हैं भारत का क्या है, एक कहीं ना कहीं राज्य में है क्या, तो राज्य है मिजोरम। जो है समझौता कब हुआ? तो 1986 में क्या है, मिजोरम जो है क्या है, समझौता हुआ। प्रश्न नंबर जो है हम लोग 131 की तरफ अब बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में क्या है, अलगाववादी आंदोलन क्यों हुए? उत्तर पूर्व यानी कहीं ना कहीं कह लें उत्तर के जो राज्य हैं और पूर्व में क्या है, अलगाववादी आंदोलन क्यों हुए? तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और समझिएगा भी इसके उत्तर को। सांस्कृतिक पहचान और क्या है, आर्थिक उपेक्षा के कारण। ध्यान से समझिएगा प्रश्न के उत्तर में ही इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर है। उत्तर पूर्व के क्या जो राज्य थे उनमें जो है अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए। क्यों हुए? देखिए किस लिए हुए थे, सांस्कृतिक पहचान के लिए। ध्यान रखिएगा अभी जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था कि अगर भाषा के आधार पर तो है ही भारत विभिन्न प्रकार का राज्य, लेकिन अगर आप रह रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो गए, तो आप जान ही रहे होंगे कि थोड़ी सी ही दूर पर चले जाएं आप तो लोगों की भाषा बहुत तरीके की चेंज हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वाराणसी में अलग लोग बोलते हैं, बलिया में लोग अलग भाषा बोलते हैं, तरह तरह के लोग मतलब अलग बोलते हैं। वाराणसी से सटाई देखा जाए तो अगर बिहार बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है तो फिर भी देखा जाए वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही है। तो उत्तर पूर्व में क्या हुआ कि अलगाववादी आंदोलन हुआ, किसके लिए? सांस्कृतिक पहचान के लिए। उनकी जो है विशेष प्रकार की अपनी पहचान होती है, अलग अलग उनके त्यौहार या अलग अलग कदे उनकी मान्यताएं होती हैं। जैसे अगर आप पूर्व में चले जाएं असम और अरुणाचल प्रदेश और भी तमाम तरह के, तो वहाँ विशेष प्रकार की जनजाति और कह लें कि आदिवासी जो है समुदाय के कुछ लोग भी रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग रहते हैं। झारखंड भी देखिए उत्तर पूर्वी में ही कहीं आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आदिवासी समुदाय के लोग जो रहते हैं, तो वो लोग क्या है, उनकी अलग संस्कृति, उनकी अलग अपनी पहचान है और आर्थिक भी कहीं ना कहीं उपेक्षा है कि अलग तरीके से वो अपना उभरे। कुछ लोग का जैसे आदिवासी हैं अपने, तो झारखंड में उन लोग को मतलब आर्थिक तौर पर मतलब उन लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ जनजाति आप लोगों ने सुना होगा कि विशेष तौर पर क्या है झारखंड में रहती हैं, तो उनके जो है क्या है सरकार विशेष तौर पर जो है सुविधा देती हैं उन्हें ज़्यादा। मतलब क्या है जो अपना वर्तमान दौर चल रहा है कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी हैं उनसे मतलब नहीं है, वो अपना ही जंगल वगैरह में रहते हैं। तो उत्तर पूर्वी में क्या है जो राज्य थे इनमें अलगाववादी आंतरिक पहचान थी। सभी की क्या है एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल जोल नहीं खाती थी, अलग अलग थी। पूर्व में आप चले गए असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उधर को जो कुछ राज्य हो गए तो उनका देखेंगे अलग ही संस्कृति है, अलग ही भाषा है जो है, और भी तमाम तरह के उनके बहुत सारे विशिष्ट जो हैं आधार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए क्या है इनके बीच जो क्या है अलगाववादी आंदोलन हुए थे, किस लिए? सांस्कृतिक पहचान के लिए और आर्थिक उपेक्षा के कारण। आई होप कि मैंने आपको ये प्रश्न समझाने में जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है मेहनत किया, आपको समझ में आया भी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 132 को देखते हैं। कश्मीर समस्या का मुख्य कारण क्या है? कश्मीर समस्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, हो सके तो पूछा भी जाए। कश्मीर समस्या का क्या है मुख्य कारण क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है विवाद। ये क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है विवाद जो है कश्मीर समस्या का मुख्य कारण है। POK ये क्या है? POK जो है क्या है कश्मीर समस्या का मुख्य कारण है। जो POK कहीं ना कहीं है उसमें भी कहीं ना कहीं है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का ही एक हिस्सा है कहीं ना कहीं, यही कश्मीर समस्या का मुख्य कारण है। और भी देखा जाए तो आतंकवादी और भी सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान आया गया था वो आतंकवादी ऑटोमेटिक इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो यही मेन समस्या क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद। ध्यान रखिएगा। अगर और लंबे तौर पर प्रश्न का ये दीर्घ उत्तर रहता तो आप अच्छा खासा लिख सकते थे। अति लघु है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इतना ही लिखे काफ़ी है। प्रश्न नंबर 133 है। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी ऊपर बात हुआ था कि खालिस्तानी, देखिए ऊपर प्रश्न है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पंजाब में जो है खालिस्तान कब कहीं ना कहीं उभरने लगे खालिस्तानी, तो 1980 के दशक में बात हुआ था। ध्यान रखिएगा 1980 के दशक का बात हुआ था। उसी समय क्या है पंजाब में जो है कहीं ना कहीं खालिस्तानी उभरने लगे थे। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1984। इसको समझाने की मैं आपको अभी कोशिश करता हूँ। देखिए पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ये जो है इंदिरा गांधी के द्वारा ही क्या है चलाया गया था। इसमें जो है कहीं ना कहीं जो उनके सिख जो धर्म है उनके जो प्रमुख मंदिर है उनका
प्रमुख जो है उनको बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है, उसमें क्या है कहीं ना कहीं सेनाएं भेजी गई थी और उसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार का क्लेम था तमाम तरह के। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो क्लेम था कि जो खालिस्तानी है उसमें बैठे हुए हैं, तो सरकार ने क्या है उसमें जो है वहाँ पर बहुत सारी टैंक वगैरह और भी बहुत सारी पूरी मिलिट्री ही भेज दी उस उनके जो पवित्र स्थल थे, क्योंकि उसी में ये लोग छुपे हुए थे, तो इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। बहुत ही हैवी तरह से हुआ था। सोचिए इतना ज़्यादा ये लोग मतलब उग्र हो गए थे कहीं ना कहीं कि सरकार को जो है क्या है मिलिट्री भेजनी पड़ी, और जो है इससे कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ। उनको बहुत ही ख़राब लगा कि आप जो है पवित्र हमारे जो स्थल है वहाँ पर आप लोगों ने तोड़ फोड़ किया, मिलिट्री घुस गई। इसी वजह से क्या है इंदिरा गांधी जो थी उनको जो है उनके ही गार्ड द्वारा जो कि क्या थे एक सिख जो कहीं ना कहीं सिख द्वारा ही क्या है इंदिरा गांधी की जो है क्या है हत्या कर दी गई। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में पंजाब में। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 134 है, क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ा? क्षेत्रीय जो दल थे उनका महत्व क्यों बढ़ा? स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण क्षेत्रीय जो दल थे उनका महत्व क्यों बढ़ गया? मतलब कहीं ना कहीं लोकल जो आसपास के आपके हो गए, जैसे एरिया होता है ना, उनके जो दल थे उनका जो महत्व क्यों बढ़ गया? जो आसपास के एरिया होते हैं या कोई लोकल एरिया हो गया और भी थोड़ा और बड़ा स्तर पर भी ले ले तो उनका महत्व क्यों बढ़ गया था? आप लोगों ने ऊपर पिछले वीडियो देखे होंगे अगर मेरे, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको पता ही होगा कि मैंने बताया कि क्षेत्रीय दल कब उभरने लगे। तो इनका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महत्व क्यों बढ़ा? तो जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर क्या है इन्होंने ध्यान केंद्रित करने लगे। देखिए जो लोकल थे, बड़ी सरकार है अगर तो बड़े ही चीज़ों पर ध्यान देगी। अब जैसे कोई भी पार्टी के ले लिया जाए, किसी भी देश कोई भी पार्टी हो उसका जो है प्रधानमंत्री हो, तो बार बार वो तो लोकल एरिया गली मोहल्ले में तो आएगा नहीं। एक बार प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वो अलग बात है कि एक दो बार आ जाए, लेकिन बार बार इतना बड़ा देश, कोई भी देश हो, कोई भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गया, किसी भी देश में चुनाव हो, कोई भी पार्टी बड़े पार्टी का नेता हो, तो वो बार बार हर एक लोकल एरिया में नहीं रह सकता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही भारत में भी था कि जो बड़ी पार्टियां थी जो है हर एक मतलब लोकल एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकती थी। जब आज़ाद हुआ था भारत उसके कुछ सालों तक तो दबदबा उनका रहा, लेकिन आने वाले में जो है जनता को ज़रूरत समझ में आने लगी। तो ऐसे ही क्या है क्षेत्रीय दल उभरे। अब भारत में जो है मतलब है भी कि आप अपना समूह जो है गुट बना सकते हैं, तो इन्होंने भी क्षेत्रीय दल उभरे। तो इन्होंने क्या है जो लोकल मुद्दे थे, लोकल एरिया के मुद्दे थे, उस पर जो है ध्यान केंद्रित करने लगे। जैसे तमाम तरह की समस्याएं इसमें आप देख सकते हैं। पार्षदी चुनाव को आप देख लें, चाहे विधायक को चुनाव देख लें, बहुत सारी समस्या होती हैं। सड़क, लाइन, पेयजल और क्या है आपका बिजली और भी आवास वगैरह वगैरह बहुत सारे तो उस समय के समस्या थे। तो इसी में क्या हुआ क्षेत्रीय दल जो है उभरे। प्रश्न नंबर 135 को देखते हैं। दार्जिलिंग में क्या है गोरखा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो है दार्जिलिंग में गोरखा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर गोरखा शब्दों को यहाँ पर लिया जाए तो आप लोगों ने एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं सुना भी होगा, गोरखा कमांडो। ये क्या है बहुत ही बड़े ही फुर्तीले होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय सेना के एक अभिन्न अंग, प्रमुख मुख्य हिस्से होते हैं, क्योंकि इनकी फुर्ती बहुत ही ज़्यादा होती है, जेनेटिक होती है। तो इनका भी क्या है सेना में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मैंने गोरखा के बारे में आप बताया। चलिए यहाँ पर एक है, लेकिन दार्जिलिंग में गोरखा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दार्जिलिंग में क्या है गोरखा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलग गोरखालैंड राज्य की मांग। तो क्या है देखिए, अलग गोरखालैंड जो है इनका मानना है कि जो है दार्जिलिंग में जो अलग गोरखालैंड है, गोरखा जो लोग हैं उनका जो है अलग लैंड, अलग राज्य, उसकी क्या है मांग है। ये किसके द्वारा? गोरखा आंदोलन के द्वारा इन लोगों की मांग है। चलिए प्रश्न नंबर 136 को देखते हैं। और एक बार फिर से यहाँ तक आप आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न नंबर 136 हम लोग का है, 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन सा बड़ा बदलाव हुआ? ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि 1990 के दशक में क्या है भारतीय राजनीति थी
उसमें कौन सा बड़ा बदलाव हुआ? तो क्या है, गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। गठबंधन सरकारों का उदय आज के समय में दे सकता हूँ वर्तमान में सबसे अच्छा उदाहरण है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आज के वर्तमान सरकार को देख लें। वर्तमान सरकार में क्या है, कौन सी सरकार है अगर आप पूछा जाए तो आप एनडीए दे सकते हैं। ये सबसे जो है बढ़िया उत्तर होगा, एनडीए सरकार है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है देखिए, सरकार किसी की बहुमत तभी होती है जब उसका बहुमत हो, अच्छे खासे उसको वोट मिले हो। लेकिन इस समय क्या है, एनडीए एक सरकार है, क्योंकि बीजेपी और भी बहुत सारे बड़े बड़े दल जो तमिलनाडु के हो गए चंद्रबाबू नायडू उनकी पार्टी, और जो आपके उधर बिहार के हो गए नीतीश बाबू जो लोग कहते हैं उनकी पार्टी, जो नीतीश सर हो गए आपके, और उधर चंद्रबाबू नायडू सर हो गए, इन लोगों की क्या है पार्टी मिलकर, और भी बहुत सारे लोग हो गए चिराग पासवान और भी तमाम तरह के पवन कल्याण, इन लोगों की पार्टी मिलकर क्या है एक एनडीए जो है कहीं न कहीं बनाया है। और ये क्या है, सरकार जो है इसमें वर्तमान में जो है संचालित है 2024 से। मैं बता रहा हूँ 2024 से शुरुआत से अब तक जो होगा 5 साल अगर अच्छा खासा चला तो इनकी जो है क्या है सरकार चलेगी। और ये कौन सी सरकार है? एक प्रकार की क्या है, गठबंधन सरकार है। और इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं, इंडिया जो विपक्षी कहीं न कहीं दल है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और क्या है आपके उधर ममता बनर्जी और भी तमाम तरह के लोग हैं, एमके स्टालिन भी हैं और भी बहुत लोग हैं। तो इन लोगों की क्या है एक गठबंधन है, तो गठबंधन सरकार है। तो इसी 1990 में क्या हुआ कि दशक में भारतीय राजनीति में कौन सा बड़ा बदलाव हुआ कि गठबंधन सरकारों का उदय होने लगा। मतलब मिली जुली सरकार जो है, मान लीजिए आपके वोट कम पड़ रहे तो आप क्या है, आप हमारे में ये शामिल होकर क्या है सरकार बना के जो है कहीं न कहीं देश चलाने का जो है कहीं न कहीं इन लोगों के बीच क्या है जो है हस्ताक्षर हुए हैं, संबंध हुए हैं, और जो है इन लोगों ने क्या है गठबंधन सरकारों का उदय किया। ये कब हुआ? 1990 के दशक में भारतीय जो राजनीति थी उसमें बड़ा बदलाव हुआ। प्रश्न नंबर 137 है, इसको समझिएगा क्यों बड़ा बदलाव हुआ। इससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 से 1967 तक, मैंने आपको बताया था एक दल का जो प्रभुत्व के दौर के रूप में आपका जो चैप्टर है नागरिक शास्त्र में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी 1947 से लेकर 1967 तक उन्होंने क्या है लगातार जो है क्या है कहीं न कहीं शासन किया। ये कब मैंने आपको बताया था, एक दल के प्रभुत्व वाले आपके चैप्टर में भी होगा अगर आप लोगों ने अच्छा खासा चैप्टर पढ़ा होगा, और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो लगातार शासन किया, लेकिन उसके बाद क्या है कि जनता को कहीं न कहीं महसूस हुआ और भी बहुत सारे दल कहीं न कहीं उभरने लगे। तो आगे जाके बहुत सारे मतलब आपातकाल लागू हुए और भी सारी चीज़ें जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो कहीं न कहीं पार्टी आगे जाकर कमज़ोर होने लगी, तो बहुमत नहीं हासिल होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, यही इसका मेन मुद्दा है। प्रश्न नंबर 137 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 137 है, मंडल आयोग की सिफारिशें कब हुई? जो मंडल आयोग था उसकी सिफारिशें कब हुई? तो 1990 में क्या है मंडल आयोग जो है उसका सिफारिश हुआ। प्रश्न नंबर 138 को देखते हैं, किस दल ने 1998 में क्या है राष्ट्रीय सरकार बनाई? किस दल ने जो है 1998 में राष्ट्रीय सरकार बनाई? ये जो इस समय जो आपकी सरकार जो है कि जो केंद्र में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो नहीं कहे, लेकिन अगर देखा जाए और अदर पार्टी की अपेक्षा तो कहीं न कहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है, ये कह सकते हैं। तो किस दल ने 1998 में राष्ट्रीय सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजी में कहें तो बीजेपी जिसे सब लोग अपने कहीं न कहीं जानी गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 139 को देखते हैं, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किसने की? आर्थिक जो उदारीकरण है उसका शुरुआत किसने किया? पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आर्थिक उदारीकरण है तो पूछा जरूर जा सकता है कि इसकी उदारीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने क्या है इसकी उदारीकरण की शुरुआत की थी। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे ये आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 140 और लास्ट प्रश्न की तरफ आज हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर से हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ा? देखिए जो 1990 का दशक था उसमें क्षेत्रीय दल जो थे यानी लोकल स्तर पर कहा जाए तो उनका महत्व क्यों बढ़ गया? गठबंधन राजनीति के कारण क्या है इनका जो है कहीं न कहीं महत्व बढ़ गया। देखिए गठबंधन जब राजनीति करनी
बनानी पड़ी, तो उसके कारण क्या है जो क्षेत्रीय दल थे लोकल, उनका क्या है कहीं ना कहीं महत्व बढ़ गया। वर्तमान के चाहे पक्ष सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही सरकार को हम लेकर देख सकते हैं कि उन्होंने गठबंधन किया है और कहीं ना कहीं उसमें क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं। तो उसका भी महत्व यही है कि क्या है गठबंधन राजनीति के कारण, क्योंकि कहा जाता है एकता में बल होता है। तो इसीलिए उस समय भी 1990 के दशक में क्षेत्रीय दल का महत्व बढ़ गया, क्योंकि उन्हें सरकार बनानी थी और गठबंधन करना था। गठबंधन होगा, एक जो है वोट कहीं ना कहीं उनके जो है मिलेंगे, सभी लोगों की सीट मिलेंगी, तभी क्या है जो है कहीं ना कहीं उनको सत्ता में आएंगे। इसीलिए गठबंधन राजनीति के कारण क्या है कि 1990 के दशक में जो बड़े दल थे वो क्या है क्षेत्रीय दल, जो मतलब बड़े पार्टियों को वो क्या है लोकल जो है पार्टी थी उनसे क्या है कहीं ना कहीं गठबंधन किए और उनसे संबंध बनाए। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।